नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की क्लास की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। ये क्लास नंबर आपकी 8 नंबर क्लास है। इसके पहले 7th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और पर्यावरण अध्ययन के प्रत्येक क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इसकी जो पिछली क्लासेज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। साथ ही साथ फ्री नोट्स, पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर इस टीटी फैमिली पर मिल जाता है। और कहाँ पर मिलता है हम इन पर आपको जरूर बताएंगे। चलिए तैयार हो जाइए 25 प्रश्नों के लिए। इस क्लास नंबर 8 के लिए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? पिछले क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन का जो मॉक क्वेश्चन होता है अगली क्लास का प्रथम प्रश्न होता है। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, भूकंप हम इसमें से कुछ नहीं करते हैं, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जी हाँ, शॉर्ट सर्किट यानी करंट के द्वारा या बिजली के तारों से जलने से, बिजली के आपस में चलने से, ये मानव यानी हम अपने लिए उपयोग के लिए ये क्या कहें, शॉर्ट सर्किट से लगी आग को हम मानव निर्मित आपदा कहेंगे, क्योंकि हम अपने सुविधाओं के लिए बिजली को उत्पादन करते हैं, इनका उपभोग करते हैं, ठीक है, उपभोक्ता हैं हम। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से जो लगी आग है वह हमारी मानव निर्मित कहला जाएगी, मानव निर्मित आपदा हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये आपके प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक आपदा कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या होता है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा होती है, मछलियों का बहुत बड़ा समूह होता है, पिघलता हुआ ग्लेशियर होता है, या समुद्र तल में भूकंप होता है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी हाँ, तो सुनामी का कारण क्या होता है? सभी कमेंट करके आपने बता दिया। सुनामी का कारण होता है समुद्र तल में भूकंप। जी हाँ, जैसे यहाँ पे ठीक है, स्थल पर आता है, पृथ्वी तल पर भूकंप आता है, वैसे ही जब समुद्र तल पर भूकंप आता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न आ सकता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, किनारे की ओर आने लगता है, जिसे हम बीच कहते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की भी जो हानि भी होती है। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी की परत की भीतरी की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, आप जानते हैं पृथ्वी गोल आकार की है। यह हमारी क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी हमारी किस प्रकार की है? गोल आकार की है, सभी परिचित है। इस पृथ्वी के भीतर जो हलचल होती है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आपके भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या सर्वमापलिक की बात करेंगे। तो सभी को पता होगा, हम बात करेंगे भूकंप विज्ञान। जी हाँ, पृथ्वी के भीतर की हलचल या पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, अर्थात भूकंप विज्ञान में भूकंपी लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसकी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देता है या देता भी है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। जो भूकंप की तरंगें होती हैं वह सिस्मोग्राफ को निरूपित करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को निरूपित करता है, टामोग्राफ को निरूपित करता है या पॉलीग्राफ को निरूपित करता है। देखिए, जब भी भूकंप का नाम आए, भूकंप का जिक्र आता है, सिस्मोग्राफ का नाम सर्वोपरि आ जाता है। जी हाँ, भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है।
जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ जो है शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। जी हाँ, अगर 2 या 3 ठीक है पॉइंट भूकंप आता है तो नॉर्मल तौर पर माना जाता है, हल्का माना जाता है। अगर 6 के ऊपर आ रहा है, 6 के आसपास आ रहा है तो फिर शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, जब भी मोबाइल का कंपन बजता है तो हमें पता कंपन जब वाइब्रेट जो होता है ना, एक भूकंप की तरह होता है। हमें कैसे पता चल, कॉल आ रहा है, मान लीजिए मोबाइल साइलेंट पर है और कंपन पर है तो क्या है, एक भूकंप ही आता है एक मोबाइल पर, तभी हम भी हलचल होती है मोबाइल पर, कंपन होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कंपन होता है। ठीक है, इतना कंपन हो जाए जिस तरह वाइब्रेट होता है तो पृथ्वी पूरी तहस की नहस हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। जी हाँ, आज की क्लास में बेहतरीन 25 प्रश्नों के साथ बात करेंगे। अभी तक एग्जाम में जो टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं और आने वाले प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ यह तैयार किया गया है। जी हाँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ईवीएस पर्यावरण में 25 प्लस का स्कोर टारगेट करना है और 25 प्लस का स्कोर टारगेट करना है, यानी आउट ऑफ 150 में साथियों 125 प्लस का स्कोर आपको प्राप्त करना है। जी हाँ, आज सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट कर जल्दी होने वाली है। जी हाँ, अभी ईवीएस बाल विकास की क्लासेज हैं और अदर सब्जेक्ट की जल्दी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, सभी परिचित होंगे। हम किसकी बात करेंगे, क्षोभ मंडल। जी हाँ, वायुमंडल का प्रमुख स्तर क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक स्तर है। जी हाँ, क्षोभ मंडल जो होता है यह जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इकोसिस्टम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है, आप कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल। क्योंकि मौसमी संबंधी सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ, गर्जन, पाला, ओस, यहाँ से किस मंडल पर होता है, आपके क्षोभ मंडल पर होता है, निचली परत पर होता है। इसलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। जी हाँ, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा आपके, ठीक है, इस मंडल पर नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.50 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। जी हाँ, ऊपर फिर तापमान घटता जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सुनामी नाम किसे दिया गया है, भूकंप को, चक्रवात को, ज्वरीय तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को। तो सभी को पता होगा जब भी सुनामी आती है तो आपके समुद्र पर ही आती है। तो सुनामी नाम किसे दिया गया है, समुद्र के नीचे जो तरंग होती हैं उसको, उनका नाम जो है सुनामी दिया गया है। सुनामी बोलते हैं यानी कि बंदरगाह के निकट की लहर को ही बोला जाता है। ये लहरें बहुत लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, अर्थात लहरों के निचले हिस्से का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। यह लहरें ज्वरीय तरंगों की होती हैं जो समुद्र में भूकंप आने के कारण बड़ी व लंबी होकर तेज गति से 420 किलोमीटर प्रति घंटे से तटीय इलाकों से टकराती हैं, जिससे भयानक तबाही होती है। मतलब सोच लीजिए इतने किलोमीटर तक लहरें होती हैं और 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब लहरें आती हैं, पूरा एक पहाड़ का पहाड़ आपको दिखता है समुद्र पर, और वो लहरें जब आती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं। ठीक है, उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे बैरोमीटर। जी हाँ, वायुदाब, अगर वायुदाब नापना हो इसके लिए एक यंत्र बनाया गया है, वह यंत्र है आपका बैरोमीटर। थर्मामीटर किसके के लिए, तापमान के लिए है। सिस्मोग्राफ किसके लिए है, अभी हमने बात किया पिछले क्वेश्चन पे। सिस्मोग्राफ किसके लिए है, जी हाँ सभी लोग बताइए। भूकंप की तीव्रता की बात करेंगे, रिक्टर स्केल की बात करेंगे। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन दिया गया हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता, जी हाँ सारे हम ऑप्शंस की बात कर चुके हैं। तो हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता जो है नापी जाती है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो बैरोमीटर में वायुदाब नापा जाता है। इसमें Hg अर्थात पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप नापता है। ठीक है, जब भी बुखार होती है तो डॉक्टर एक मुख में देता है या कहीं आपके हाथ, ठीक है, हाथ में दबाता है कहीं आपके, या मुख पर एक रख देंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए, तो वो पारा होता है, उसको क्या होता है, थर्मामीटर बोला जाता है, वो जो हमारे शरीर का तापमान पता करता है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपी तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, वायुमंडल की कौन सी परत जो है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। जी हाँ, वायुमंडल में उपस्थित ऐसी
परत जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है, और कोई नहीं, आपकी समताप मंडल की बात करेंगे। जी हाँ, समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है, ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। अतः यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, लगभग 94% अवशोषित कर लेती है। जी हाँ, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में किसने की थी? जी हाँ, ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवादी हैं फैब्री चार्ल्स और हेनरी बोसेन ने की थी। ये दोनों फ्रांस के भौतिकवादियों ने ओजोन परत की खोज 1913 में की थी। कौन? फैब्री चार्ल्स एंड हेनरी बोसेन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्र, प्रत्येक भाई बहन, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, टीचर्स एंड सिस्टर जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? वह सतह स्ट्रेटोस्फियर है। जी हाँ, जब भी ओजोन परत की बात की जाती है, समताप मंडल की बात की जाती है, स्ट्रेटोस्फियर की बात की जाती है। ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है, और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं लगभग 94% तक रोक लेती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? सभी परिचित होंगे। पहला तो नाइट्रोजन आता है, लगभग 78 पॉइंट कुछ % है, और 21% के आसपास आपका कौन सा है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अर्थात हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। जी हाँ, लगभग वायुमंडल में 99% भाग पर जिन दो गैसों का विस्तार है उनका नाम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे। जी हाँ, सभी आप लोग परिचित होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न आ चुका है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सभी को पता होगा, 79.09। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21%। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। अब ये कोई पूछने वाली बात नहीं कि सभी जानते हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। ठीक है, जल मंडल भी कुछ पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर पेड़ पौधे आपके स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो अभी हमने ही बात किया था पिछले क्वेश्चन में, क्षोभ मंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो कहलाती है क्षोभ मंडल कहलाती है। जी हाँ, वायुमंडल में टोटल कितनी परतें हैं? सभी कमेंट करके बताइए। वायुमंडल में लगभग टोटल कितने परतें हैं? 3 है, 4 है, 5 है, या 6 परत है? सभी लोग बताइए। 3, 4, 5, 6 कितनी परतें हैं आपके वायुमंडल पर? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। साथियों, क्षोभ मंडल की बात करें, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 8 से 18 किलोमीटर तक। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल पर होती हैं। कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस, जैसे हम बात कर चुके हैं, सारा कुछ होता है। इसीलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.50 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसको कहा जाता है? जी हाँ साथियों, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। हवा का एक ऐसा तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? तो सभी को पता होगा, नाइट्रोजन। जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो है गैसें हैं, सबसे अधिक प्रतिशत जो है अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक आपका है 78%। हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की बात करेंगे। जी हाँ, इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर प्रश्न है। लगभग 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल हम 25 प्रश्न करते हैं, सभी को पता होगा। आइए बात करेंगे इस प्रश्न की और आपका फीडबैक जान लेते हैं।
वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी अर्थात यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है? वह है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। जी हाँ, समताप मंडल को नोट कर लीजिएगा। समताप मंडल जो होता है, ठीक है, और लगातार छिद्र यहाँ पे होता जा रहा है समताप मंडल पर, ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं। इसमें परावैंगनी किरणें जो यूवी किरणें आती हैं सूर्य से आने वाली, लगभग 94% तक यह एब्जर्व कर लेता है, यानी कि रोक लेता है, क्योंकि ये हमारे त्वचा के लिए, कैंसर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। आइए बात करेंगे साथियों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, ये जो यूवी किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं, ये कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग का कारण बन सकता है। इन किरणों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह प्रभावित होगी, और ओजोन परत के ना होने पर हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होते हैं? तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन पे बात किया, केवल प्रश्न को बदला गया है, उत्तर आपका वही रहेगा कि जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन वायुमंडल के जिस संस्तर में होता है वह आपका है क्षोभमंडल। जी हाँ, डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। 8 से 18 किलोमीटर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? देखिए, जब भी अधिक की बात करते हैं तो आपका कौन सा नाम आता है? नाइट्रोजन का नाम आता है। लेकिन साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है आपका, किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की। जी हाँ, और आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो है सबसे कम होता है। देखिए, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% अर्थात 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, जो सबसे कम की बात करेंगे। और इसके साथ ही अतिरिक्त गैस नियान, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। और वायुमंडल में 5 स्तर होते हैं। आपने अगर कमेंट किया, हमने पूछा भी था कि वायुमंडल में कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे निचला क्षोभमंडल होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है, इसके बाद तीसरे में आता है मध्य मंडल, चौथे में होता है आयन मंडल, और अंत में आता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल हैं, आपके 5 स्तर हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर? देखिए, नाम से ही पता चलता है। मानव शरीर के तापमान को नापने वाला जो यूनिट है, इकाई है, वह थर्मामीटर है। अर्थात वातावरण की सबसे गर्म परत जो होती है वह थर्मोस्फियर कहलाती है। जी हाँ, पहला ऑप्शन अंकित कर लीजिएगा। थर्मोस्फियर जो होती है पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम मध्यमंडल की बात करेंगे, मेसोस्फियर की बात करेंगे, दूसरे परत की बात करेंगे। जी हाँ, क्षोभमंडल के ऊपर की बात करेंगे। स्थित इस मंडल में ताप तेजी से वृद्धि होता है। तापमंडल पुनः 2 उपमंडलों आयन मंडल तथा आयतन मंडल में विभाजित किया जाता है। आयन मंडल का ताप मंडल का निचला हिस्सा जो होता है, जिसमें आयन होते हैं, इन्हीं आयनों के कारण रेडियो तरंगे भूपृष्ठ पर जो है परिवर्तित होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, और जिसके कारण ही संचार संभव हो पाता है। और तापमंडल का ऊपरी भाग जो आयतन मंडल है, इसकी कोई सीमा नहीं। इसके बाद अंतरिक्ष का पूरा फिर आपका विस्तार नजर आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत को ओजोन की परत कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, जो पृथ्वी की द्वितीय परत है आपकी समताप मंडल, उसको पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत कहा जाता है, ओजोन लेयर कहा जाता है, वह आपकी समताप मंडल है। स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित अर्थात संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? सभी जानते होंगे, उसे वर्षा कहा जाता है। जी भी, जब भी वर्षा होती है, ठीक है, बारिश होती है, तो जल वाष्प में जो है, जो वाष्पित होता है धरती से, ठीक है, ऊपर वायुमंडल में, वही फिर संघनित होकर अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपने समझ लिया होगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। हम देखते हैं अक्सर गड्ढे में बारिश के मौसम में पानी भरा होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता, नदियों का पानी सूख जाता है, वो क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। और वही वाष्पीकृत जो वायुमंडल में होता है, संघनित होकर फिर वर्षा के रूप में फिर पानी पर, ठीक है, फिर पृथ्वी पर आता फिर पृथ्वी पर आता है, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा जो पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? मंडल की बात करेंगे, समताप मंडल की बात करेंगे, क्षोभ मंडल की बात करेंगे, आयन मंडल की बात करेंगे। तो आप सभी परिचित हैं, पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं वह वायुमंडल की जो जिस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से आपको बताया था, वह आपका आयन मंडल है। ठीक है, बताया था ना। इसलिए कहते हैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल के साथ यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसका बिल्कुल निचोड़ तैयार करते हैं। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए, आपका स्कोर सही होना चाहिए, आपका स्कोर बढ़ता ही जाना चाहिए, क्योंकि 25 प्लस का स्कोर यहाँ पे हमें 30 में से प्राप्त करना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है साथियों? वह आपका भूमध्य सागर। जी हाँ, जो भूमध्य सागर है यह अफ्रीका को, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, वह आपका भूमध्य सागर है। नोट कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, केरल में। सभी पता होगा, मेघालय का एक क्षेत्र है जिसका नाम है, नाम मैं ले लूँगा, आप समझ गए होंगे, हम बात करेंगे मासिनराम की बात करेंगे। जी हाँ, मेघालय क्षेत्र का मासिनराम एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध भी है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। अगर आप मेघालय से हैं, ठीक है, अगर आप मासिनराम से हैं और इस क्लास को आपने देख लिया है, तो एक बार जय हिंद करके, वंदे मातरम करके कमेंट कर दीजिएगा, राष्ट्रहित में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। जी हाँ, बात करेंगे 25वें प्रश्न की, इसके बाद मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे, कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। किस क्लोराइड, किस सल्फेट की बात की जा रही है, आपका कमेंट यहाँ पे तय करता है। जी हाँ, महासागरों में जिस लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती वह है सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन को टिक मान लीजिएगा। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल अर्थात H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। ये नोट कर लीजिएगा, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड में प्रश्न आ सकता है, 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। ये ध्यान दीजिए, 1 लीटर पानी में 35 ग्राम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये आपको नोट कर लेना है। आइए आज की मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का मॉक क्वेश्चन आपके लिए क्या है? मॉक क्वेश्चन ये लेकर आए हैं आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, भाई बहन गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के लिए। मृत सागर क्या है? जी हाँ साथियों, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना आसान होता है। तो मृत सागर की परिभाषा क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या है मृत सागर, क्या हो सकता है? आपको कमेंट करके बताना है और इसका आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जल्द मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जल्दी सारे क्लासेज कंप्लीट करने जा रहे हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर अपने आप ध्यान रखें, क्योंकि ये परिवार है और हम सब आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इस परिवार के नाते हम भी आपका चाहते हैं, आपका ख्याल रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, तैयारी लाजवाब होगी, मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो जो पढ़ते हैं, जो क्लास में क्वेश्चन करते हैं, वो माइंड 100% एब्जॉर्व करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है, खींचेगा चुंबकत्व के भांति, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।